हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। मैं विशाल सिन्हा आपके अपने यूट्यूब चैनल विशाल सिन्हा एजुकेशन में आपका वेलकम करता हूं। आज हम लोग रिप्रोडक्शन चैप्टर क्लास 10th का लास्ट पार्ट देखने वाले हैं, पार्ट 4 में हम लोग देखेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ भी रिप्रोडक्शन चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। इस चैप्टर में हम लोग छोटे से लेकर बहुत बड़े बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी डिस्कस करेंगे, जैसे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन क्या है, जाइगोट इंट्राफॉलिपिन ट्रांसफ़र क्या है, आईवीएफ इंट्रा विट्रो फर्टिलाइजेशन क्या है। ये सारे टॉपिक्स को भी इसमें हम डिस्कस करेंगे। इसलिए अगर इन टॉपिक्स को भी आपको अच्छे से समझना है तो इस वीडियो में बने रहें। अब देखिए, जैसा कि लिखा है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, इसका डेफिनेशन जो दिया गया है वही हमारा फेवरेट, हमारा प्यारा, हमारा नालायक टाइप का WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसने काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट किया, इस पर आपको शायद पता ही है। देखते हैं। रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन्स total well-being in all aspects of reproduction, that is physical, emotional, social and behavior। यानी कोई इंसान रिप्रोडक्टिवली हर तरीके से हेल्दी हो, यानी वो मेंटली भी हेल्दी हो, वो फिजिकली भी हेल्दी हो, हर चीज़ में हेल्दी हो, तो उसको रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंदर इन्वॉल्व करेंगे। हमारे जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे बॉडी के, तो इन ऑर्गन्स को भी एक प्रॉपर हाइजीन और केयर की ज़रूरत है। इसलिए मैंने लिखा है reproductive organs need a lot of care and hygiene, but due to little knowledge it may leads to STDs, sexually transmitted disease। यानी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को प्रॉपर हाइजीन केयर ना मिला तो STDs जैसी बीमारियां हो सकती है, लिटिल नॉलेज यानी कम जानकारी के कारण। STDs का फुल फॉर्म याद रखना है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, आगे हम डिस्कस करेंगे। देखिए, ये भी एक प्रॉब्लम है। इन रिप्रोडक्टिव एक्टिविटीज़, इन रिप्रोडक्टिव प्रोसेसेस के बारे में अच्छे से इन्फॉर्मेशन ना होने के कारण भी हमारे कंट्री या किसी भी कंट्री का पॉपुलेशन लगातार इंक्रीज करता है, प्रॉपर अवेयरनेस की कमी के कारण। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रीज़न फॉर हाई पॉपुलेशन। आखिर हाई पॉपुलेशन क्यों होता है? डिक्रीज इन मैटरनल मोर्टिलिटी रेट एंड इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट। पहले सोचो, अगर आज से 15 साल 20 साल पहले अज्यूम करते तो पहले के टाइम में किसी बच्चे या किसी माँ की मौत बहुत ही कॉमन थी एट द टाइम ऑफ पार्चुरेशन, यानी बच्चे को जन्म देने के दौरान, क्योंकि प्रॉपर हॉस्पिटलाइजेशन नहीं थी, प्रॉपर डॉक्टर्स नहीं थे, अच्छे डॉक्टर्स नहीं थे, इसलिए ये प्रॉब्लम थी। लेकिन अब हमारा साइंस काफ़ी हाईटेक हो चुका है, तो अब ये जो मैंने लिखवाया मैटरनल मोर्टिलिटी रेट और इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, इनका जो रेट है ये डिक्रीज़ हो गया। इसका मतलब क्या है? मैटरनल मोर्टिलिटी रेट यानी माँ के मरने का दर, और इन्फेंट का मतलब बच्चे का मरने का दर, यानी एट द टाइम ऑफ पार्चुरेशन किसी माँ का डेथ होना या किसी बच्चे का डेथ होना, इसी को इन्फेंट मोर्टिलिटी एंड मैटरनल मोर्टिलिटी रेट कहेंगे। तो ये अब डिक्रीज़ हो गया है, क्योंकि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कंडीशंस को भी अब डॉक्टर संभाल लेते हैं। नेक्स्ट है, आपको पता है कि हमारे इंडिया एक यूथ कंट्री है, यानी हमारे इंडिया में बहुत ही ज़्यादा नंबर ऑफ़ यूथ है। तो ये हमारी कंट्री का स्ट्रेंथ भी है और वीकनेस भी है। वीकनेस क्या है ये बात करते हैं। इस एज में अगर ज़्यादा लोग होंगे तो ज़्यादा लोग रिप्रोडक्शन करेंगे और ये पॉपुलेशन इंक्रीज़ ज़्यादा होगा। तो यही मैंने सेकंड पॉइंट लिखा है, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ पीपल इन रिप्रोडक्टिव एज। इस एज के दौरान के लोगों का जो नंबर है वो बहुत ज़्यादा है हमारे देश के अंदर। यानी इसी पॉपुलेशन ग्रोथ को कैसे कंट्रोल करेंगे, क्या क्या स्टेप्स ले सकते हैं। पहला, जो एज फिक्स किया है गवर्नमेंट ने 18 फॉर गर्ल्स एंड 21 फॉर बॉयज़, इस एज के नीचे लोगों की शादी ना हो, इसके लिए अवेयरनेस फैलाया जाए तो हो सकता है। दूसरा, इंटेंसिव शुड बी गिवन टू कपल्स विथ स्मॉल फैमिली, यानी अगर किसी फैमिली में कम बच्चे हैं, 2 बच्चे 1 बच्चे हैं, तो उनको कुछ इंटेंसिव दिया जाए, यानी फ़ायदा दिया जाए, तो लोग क्या होंगे, ऐसे प्रोडक्शन कम होगा बच्चों का। एक CBSE ने भी अभी इस बार निकाला है, आई थिंक पता होगा, 2-3 सालों से चल रहा है, कि अगर किसी माँ बाप के सिर्फ एक बेटी है, एक बच्ची है, तो उसके फर्स्ट डिवीज़न 60% मार्क्स प्लस आने पे 25,000 रुपीज़, तो फ़ायदे में है वो लोग, तो ध्यान देना है। तीसरा है यूज़ ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव। कॉन्ट्रासेप्टिव का यूज़ करना। कॉन्ट्रासेप्टिव क्या है? अ डिवाइस और ड्रग और प्रैक्टिस। ड्रग्स यानी मेडिसिन, प्रैक्टिस यानी कोई प्रोसेस जिसका यूज़ किया जाता है फर्टिलाइजेशन या प्रेगनेंसी को रोकने के लिए वुमेन्स में, इसी को कॉन्ट्रासेप्टिव कह सकते हैं। यानी सिंपल बोल सकते हो, ऐसी चीज़ें जो बर्थ कंट्रोल करे, यानी पॉपुलेशन के ग्रोथ को कंट्रोल करे, तो इसका यूज़ करके पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जा सकता है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है STDs यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। देखो मैंने लिखा है, आप सिंपली समझ सकते हो, वैसी बीमारियां या वैसे इन्फेक्शन जो कोइटस या कॉपुलेशन के कारण एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफ़र हो, वैसी बीमारियों को सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ कहा जाएगा। नाम से ही पता चल रहा है ना, सेक्सुअली यानी सेक्स के दौरान,
ट्रांसमिटेड यानी ट्रांसमिट होना, और ये एक बीमारी है इसीलिए। देखो इसी को वेनरल डिजीज या फिर रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन के नाम से भी जाना जा सकता है, इसको भी याद रख सकते हो। तो कुछ डिजीज़ का मैंने नाम लिखा जो एसटीडीज़ हैं, जैसे सिफिलिस, गोनोरिया, ये दोनों बैक्टीरियल एसटीडीज़ हैं। जेनाइटल हॉर्स, HIV और हेपेटाइटिस बी, ये तीनों वायरल एसटीडीज़ हैं। और ट्राइकोमोनियासिस, ये प्रोटोजोल डिजीज़ है, तो याद रखिएगा। मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन में जो हमारा पहला मेथड है वो है नेचुरल मेथड, या इसी को ट्रेडिशनल मेथड भी कहते हैं। देखो इस मेथड में किसी भी डिवाइस का यूज़ नहीं किया जाता है। तो देखते हैं, इसका पहला टाइप है पीरियोडिक एब्स्टिनेंस मेथड। इसमें क्या किया जाता है, इसमें कपल्स को कॉपुलेशन अवॉइड करना होता है 10 to 17 डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। याद करो मैंने बताया था कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान 14th डे जो होता है फीमेल में, वो 14th डे ओवुलेशन होता है। ओवुलेशन यानी याद है क्या, हाँ, रिलीज ऑफ फीमेल गैमेट फ्रॉम ओवरी, ओवरी से फीमेल गैमेट का रिलीज होना और फॉलोपियन ट्यूब तक पहुंचना। तो सोचो अगर 14th डे ओवम रिलीज हो रहा है ना, तो उस दौरान अगर मेल गैमेट आता है तो फर्टिलाइजेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो किसी भी कपल को इन डेज़ के आजू बाजू वाले डेज़ को अवॉइड करना होगा, इन दिनों कॉपुलेशन या कोइटस अवॉइड करना होगा, ताकि इनके बॉडी में फर्टिलाइजेशन ना हो। इसलिए कुछ एवरेज लेके चला जाता है 10 to 17 डेज़, यानी 14th डे मार्क इसके अंदर ही आ गया। नेक्स्ट है विथड्रॉल और कोइटस इंटरप्टस। यह सिंपल मेथड है, यानी ड्यूरिंग कॉपुलेशन मेल पार्टनर अपना पेनिस क्या करता है, विड्रॉ कर लेता है, निकाल लेता है बिफोर द इजैकुलेशन, यानी स्पर्म का रिलीज होने वाला होता है उस टाइम से पहले ही निकाल लेता है। नेक्स्ट है लैक्टेशन एमोन्यूरिया। सिंपली मैंने लिखा है एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन। इस दौरान मेंस्ट्रुएशन फीमेल में एब्सेंट हो जाता है। किस दौरान, देखो जब पार्चुरेशन होता है किसी फीमेल में, तो उसके बाद क्या होता है, लैक्टेशन पीरियड आता है, यानी वो ड्यूरेशन जिसमें एक माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है। तो इस ड्यूरेशन को, इस पीरियड को कहते हैं लैक्टेशन पीरियड। तो इस दौरान फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाता है और ओवुलेशन भी स्टॉप हो जाता है। तो इस दौरान अगर कोई कॉपुलेशन या कोइटस होता है तो कोई फर्टिलाइजेशन के चांसेस ही नहीं है। जो दूसरा मेथड है वो है बैरियर मेथड। इसमें क्या किया जाता है, किसी बैरियर का यूज़ किया जाता है जो मीटिंग को रोके, किसके मीटिंग को, स्पर्म और फीमेल गैमेट के मीटिंग को रोके, वैसे को कहते हैं बैरियर मेथड। तो इसका एग्जांपल मैंने लिखा है कॉन्डम, सर्वाइकल कैप्स, डायफ्राम। इन चीज़ों को यूज़ किया जाता है, जैसे मेल कॉन्डम को यूज़ किया जाता है पेनिस को कवर करने के लिए, फीमेल कॉन्डम सर्वाइकल कैप्स या फिर डायफ्राम, इनको फीमेल बॉडी के अंदर इंसर्ट किया जाता है ताकि स्पर्म फॉलोपियन ट्यूब तक ना पहुँचे। नेक्स्ट है हमारा नोट हैशटैग में। इन सारे कॉन्ट्रासेप्टिव में जो हमारा बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव है वो है मेल कॉन्डम। मेल कॉन्डम का दो फंक्शन हो जाता है, एक तो ये पेनिस को कवर करता है जिसके कारण वो जो स्पर्म है, वो जो मेल गैमेट है फीमेल बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र नहीं हो पाता, जिससे फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, और साथ ही साथ एसटीडी से, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ का भी ट्रांसफ़र नहीं होता है। तो ये मेल कॉन्डम दोनों चीज़ों से बचाता है, इसलिए इसको मैंने स्पेशल हैशटैग में लिखवा है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। तीसरा है हमारा केमिकल मेथड। तो केमिकल मेथड में ओरल पिल्स लेना पड़ता है फीमेल्स को। ओरल पिल्स क्या होती है, ये छोटी छोटी गोलियाँ होती हैं। तो ये गोलियाँ बनी होती है प्रोजेस्ट्रोजन या फिर एस्ट्रोजन के कॉम्बिनेशन से, ये दोनों हार्मोन हैं। इन पिल्स का फंक्शन क्या है, ये पिल्स देखो ओवुलेशन को रोकते हैं, या तो फीमेल में इम्प्लांटेशन को रोकेंगे, या तो जो म्यूकस की क्वालिटी है सर्विक्स के अंदर उसको चेंज कर देंगे, उसको और ज़्यादा हार्ड कर देंगे ताकि स्पर्म उसके अंदर स्विम करना उसको मुश्किल हो जाए, तो फर्टिलाइजेशन क्या होगा, रुक जाएगा यहाँ। तो एग्जांपल मैंने लिखा है माला डी एंड सहेली, और भी बहुत सारे हैं। माला एन नाम का भी एक ओरल पिल है। सहेली के बारे में एक एक्स्ट्रा पॉइंट याद रख सकते हैं, सहेली एक न्यू डेवलप्ड ओरल पिल है जो कि CDRI लखनऊ, सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट, वहाँ डेवलप किया गया है। और इसमें और उसमें बाकी में क्या फ़र्क है, बाकी जो ओरल पिल्स है वो फीमेल्स को हर रोज़ लेना पड़ता है या फिर हर 1 या 2 दिन के गैप में, जिसके कारण साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा हो जाते हैं फीमेल की बॉडी के अंदर। लेकिन इस सहेली का ये बेनिफिट है कि इसको एक वीक में एक ही बार लेना पड़ता है और इसके साइड इफ़ेक्ट भी कम है। अगर कम लिया जाएगा, कम बॉडी में जाएगा ओरल पिल्स, तो उसका साइड इफ़ेक्ट ऑब्वियसली कम ही होगा। देखिए फोर्थ है इंट्रा यूटेरिन डिवाइस, यानी यहाँ कोई डिवाइस का यूज़ किया जा रहा है। यहाँ अगर कोई कपल चाहते हैं कि कुछ सालों तक हम फर्टिलाइजेशन को इग्नोर करें, यानी कुछ गैप दे अपने चिल्ड्रन के बीच में, तो वो आईओडीज़ का यूज़ कर सकते हैं। आईओडीज़ में मैंने एग्जांपल लिखवाया कॉपर टी, एक कॉपर 7 भी आता है। कॉपर टी, ये कॉपर टी वो क्या करता है, यूट्रस के अंदर इम्प्लांट कर दिया जाता है।
यूट्रस के अंदर इम्प्लांट करने के बाद, डालने के बाद ये कॉपर आयन रिलीज़ करता रहेगा और कॉपर आयन स्पर्म की मोटिलिटी को कम करता है, यानी स्पर्म सर्वाइव नहीं कर सकता है कॉपर आयन के प्रेजेंस में। लास्ट है हमारा सर्जिकल मेथड, जिसको स्टेरिलाइजेशन भी कहा जाता है। ये सबसे बेस्ट मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन है। इसके दो टाइप है, वॉसेक्टॉमी और ट्यूबेक्टॉमी। याद करो, आपने पढ़ा था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर वॉस डिफरेंस, ये था टेस्टिस, टेस्टिस से ये जो एपिडाइमिस निकला था वहाँ से फिर वॉस डिफरेंस। अब क्या किया जाता है, इस स्क्रोटम में छोटा सा इंसीजन किया जाता है, यानी काटा जाता है इसको, और वॉस डिफरेंस को निकाल के इसको कट करके बांध दिया जाता है ताकि स्पर्म पेनिस तक ना पहुँचे, यानी स्पर्म टेस्टिस से निकले और एपिडाइमिस तक ही रुक जाए, उसके बाद वॉस डिफरेंस में वो पास आउट ना हो पाए, तो ये कहा जाएगा वॉसेक्टॉमी। कैसे आया, वॉसेक वर्ड आया वॉस डिफरेंस से, और टॉमी का मतलब होता है टू कट। कुछ याद आता है क्या? हाँ, हम अपने कुत्ते का नाम भी टॉमी रखते हैं, रीज़न यही है, जाकर काट लो भाई जाकर उसको। नेक्स्ट है ट्यूबेक्टॉमी। ट्यूबेक्टॉमी आया फॉलिपियन ट्यूब से, यानी फीमेल में याद रखो हमने पढ़ा था फॉलिपियन ट्यूब। फॉलिपियन ट्यूब क्या था? फॉलिपियन ट्यूब क्या था, यानी ओवरी से, इस ओवरी से फीमेल गैमेट निकलकर इस फॉलिपियन ट्यूब के पास ही पहुंचता था। तो ट्यूबेक्टॉमी यानी इस फॉलिपियन ट्यूब को ही कट कर दिया जाएगा, कट करके बांध दिया जाएगा, और इसी को कहेंगे ट्यूबेक्टॉमी। देखिए, अगर देखा जाए दोनों में कंपेयर करें, वॉसेक्टॉमी और ट्यूबेक्टॉमी, दोनों में बहुत ही आसान है वॉसेक्टॉमी। यानी वॉसेक्टॉमी में सिंपली क्या है, एक स्क्रोटम के अंदर छोटा सा कट लगाना पड़ता है, वॉस डिफरेंस को निकाल कर कट करके बांध दिया जाता है। एक और क्वेश्चन उठता है कि अगर इस पाथवे को आप रोक दे रहे हैं, यानी ये जो पाथवे स्पर्म का ये रुक गया, ऐसा भी तो हो सकता है कि अगर टेस्टिस स्पर्म का प्रोडक्शन करता रहे तो लास्टली एपिडाइमिस क्या होगा, पोस्ट हो जाएगा, ब्लास्ट कर जाएगा। तो देखो यहाँ याद रखना है, यहाँ ये स्पर्म फॉर्म होंगे, अगर बहुत देर तक रुकेंगे उस टेस्टिस या एपिडाइमिस के अंदर तो फिर से टेस्टिस उसको रीअब्जॉर्ब कर लेगा, क्योंकि बॉडी में एनर्जी कंजर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन सेल्स को फिर से अपने अंदर वो टेस्टिस संभाल लेगा, जिसके कारण वैसा कुछ भी नहीं होगा जैसा आपको लगता है। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई कपल्स हैं जो कभी कॉन्ट्रासेप्शन का यूज़ नहीं कर रहे हैं, उसके बावजूद उनके बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है, तो उस कंडीशन को कहा जाएगा इनफर्टिलिटी, और उन कपल्स को कहा जाएगा इनफर्टाइल कपल। इफ़ अ कपल इज़ अनेबल टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन इन स्पाइट ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्स अप टू 1 ईयर, यानी 1 साल तक बिना किसी कॉन्ट्रासेप्शन के फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो उसको कहा जाएगा इनफर्टिलिटी। तो इस प्रॉब्लम को करेक्ट करने के लिए, ठीक करने के लिए 2 तरीके हैं। पहला इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, दूसरा है इन विवो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का मतलब सिंपल समझ सकते हो कि अगर फर्टिलाइजेशन फीमेल की बॉडी के बाहर हो रहा है और उसके बाद जाइगोट या किसी एम्ब्रायो को ट्रांसफ़र कर रहे हैं उस फीमेल बॉडी के अंदर, तो इस कंडीशन को कहा जाएगा इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो कुछ वर्ड्स जो आपको परेशान कर सकते हैं, सरोगेट मदर या सेम मदर, यानी हो सकता है कि वो फीमेल उसकी रियल मदर हो, या फिर ये भी हो सकता है कि किसी ऐसे मदर को हायर कर सकते हैं जो एक्चुअली उसकी मदर नहीं हो, यानी वो गार्जियन ना हो उस बच्चे के, वो बच्चा किसी ऐसे के वॉर्म में बड़ा हो रहा है जो कि आफ्टर पार्चुरेशन वो दे दिया जाएगा। वैसे मदर को सरोगेट मदर कहा जाता है। सिंपली समझ सकते हो, किराए की माँ, सरोगेट मदर। इस इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के अंदर भी कुछ टाइप हैं। तो पहला है जाइगोट इंट्राफॉलिपिन ट्रांसफ़र। इसको बहुत डीप में आपको नहीं जानना है, इसलिए सिंपली मैं बता रहा हूँ। इसको ZIFT भी कहते हैं। इसमें क्या होगा, किसके अंदर है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के अंदर। तो यहाँ फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर कराया जाएगा, जाइगोट बनाया जाएगा या फिर एम्ब्रायो बनाया जाएगा अप टू 8 सेल्ड स्टेज, यानी जब वो 8 सेल्ड स्टेज में होगा तब तक, जब फीमेल की बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया गया तो उसको कहा जाएगा ZIFT, जाइगोट इंट्राफॉलिपिन ट्रांसफ़र। दूसरा है इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफ़र, तो IUT से भी डिनोट करते हैं इसको। इसमें एम्ब्रायो को 8 से ज़्यादा, यानी मोर देन 8 सेल्ड स्टेज से 32 सेल्ड स्टेज तक ट्रांसफ़र किया जाएगा, तो उसको कहेंगे इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफ़र। आप याद कर सकते हो 32 सेल्ड स्टेज को हम लोग ब्लास्टोसिस्ट स्टेज के नाम से भी जानते हैं, आपने पहले भी पढ़ा है। तीसरा है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इसमें क्या होता है, इसमें फीमेल गैमेट
के अंदर स्पर्म को इंजेक्शन के द्वारा डायरेक्ट इंजेक्ट कर दिया जाता है ताकि फर्टिलाइजेशन आसानी से हो जाए, और ये प्रोसेस एक लैबोरेटरी के अंदर ही परफॉर्म किया जाएगा, इसको भी याद रखना आपको। दूसरा है इन विवो फर्टिलाइजेशन। सिंपली याद कर सकते हो, अगर इन विट्रो यानी फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर होगा तो ये क्या होगा, ये यहाँ फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर होगा। बहुत ही सिंपल है। इसके अंदर दो टाइप जानने हैं, एक है गैमेट इंट्रा फॉलिपिन ट्रांसफर, जिसको गिफ्ट के नाम से GIFT गिफ्ट। इसमें क्या होगा, मान लो कोई फीमेल है जिसकी बॉडी इम्प्लांटेशन करा सकती है, यानी उसके अंदर सब चीज़ें चल रही है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ओवुलेशन का, यानी उसमें जो फीमेल गैमेट का प्रोडक्शन हो रहा है या तो वो सही नहीं हो रहा है या तो वो हो ही नहीं रहा है। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, किसी डोनर से फीमेल गैमेट लेंगे और मेल फादर से ही लेंगे मेल गैमेट, और उन दोनों को उस फीमेल के अंदर डाल देंगे जो गैमेट नहीं बना सकती लेकिन इम्प्लांटेशन करा सकती। तो डालने के बाद क्या होगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन के बाद इम्प्लांटेशन हो जाएगा, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इसलिए मैंने लिखा अ फीमेल गैमेट इज टेकन फ्रॉम अ डोनर एंड ट्रांसफर टू द यूट्रस ऑफ फीमेल हु कांट प्रोड्यूस गैमेट बट इम्प्लांट एन एम्ब्रायो, यानी एक एम्ब्रायो का इम्प्लांटेशन वो करा सकती है लेकिन गैमेट फॉर्मेशन नहीं करा सकती, उस कंडीशन में इसको कराया जाएगा। दूसरा है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, AI से भी डिनोट करते हैं। देखो, अगर कोई मेल है जिसके अंदर सीमेन या स्पर्म का प्रोडक्शन बहुत कम हो रहा है, तो आपने पढ़ा था कि एक बार में 20 to 30 करोड़ ऑफ स्पर्म रिलीज़ होते हैं। मान लो किसी मेल में बहुत कम ये नंबर है, ये नंबर 5 करोड़ या 10 करोड़ तक ही है, तो इस कंडीशन में फर्टिलाइजेशन के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। तो एक तरीका है, इसमें आर्टिफिशियली इंजेक्शन के द्वारा स्पर्म लिया गया और फीमेल बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर दिया गया, जिससे डायरेक्ट फीमेल बॉडी के अंदर बिना किसी ट्रैवलिंग के वो स्पर्म, वो मेल गैमेट डायरेक्ट पहुंच जाएंगे। तो इसी प्रोसेस को कहा जाता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। इसलिए मैंने लिखा है इफ़ अ मेल प्रोड्यूस वेरी लेस अमाउंट ऑफ स्पर्म देन sperm is injected artificially into the female reproductive system of female। तो इसको क्या कहा जाएगा, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। इतने सारे मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है MTP, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। MTP का फुल फॉर्म क्या है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, या फिर इसको आपने अबॉर्शन के नाम से सुना होगा, या तो किसी मूवी में या तो किसी सीरियल में। MTP इज़ अ टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर फीटस बिकम वायबल, यानी एक फीटस वेल डेवलप हो जाए उसके पहले ही उस फीटस को बॉडी से रिमूव कर देना, इस प्रोसेस को कहते हैं MTP या अबॉर्शन। ये सेफ है कब तक, फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक। फर्स्ट ट्राइमेस्टर क्या होता है, 1 ट्राइमेस्टर इक्वल टू 12 वीक या फिर 3 मंथ, 3 मंथ भी कह सकते हो। फीमेल में 3 ट्राइमेस्टर चलते हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक अगर उस बेबी को, उस फीटस को बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है तो सेफ़ माना जाएगा। अगर उसके बाद इस प्रोसेस को किया जाएगा तो वो मदर के लिए भी डेंजरस होगा, हार्मफुल होगा, और उस फीटस के लिए तो होगा ही। नेक्स्ट है, इट इज़ लीगलाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1971। 1971 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया, यानी इसको कुछ सर्टेन कंडीशन में ही परफॉर्म किया जाएगा। क्यों? क्योंकि उस टाइम बहुत ही मिसयूजेस बढ़ गए थे प्री नैटल सेक्स डिटर्मिनेशन को लेके। प्री नैटल का मतलब क्या होता है, यानी किसी बेबी का सेक्स पहले ही पता कर लेना, उसके डिलीवरी होने से पहले उसके सेक्स का पता करना, वो मेल है या फीमेल, इसी को प्री नैटल सेक्स डिटर्मिनेशन कहते हैं। जिसके कारण क्या होता है, फीमेल फीटिसाइड्स होना स्टार्ट हो गए, काफ़ी ज़्यादा फीमेल फीटिसाइड यानी महिला भ्रूण हत्या, किसी फीमेल चाइल्ड को मदर के वॉर्म के अंदर ही मार देना, इसको कहा जाएगा फीमेल फीटिसाइड। नेक्स्ट है एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस से पहले आप याद करो, मैंने एमनियोटिक फ्लूइड पढ़ाया था आपको इसके पिछले वीडियो में, थर्ड पार्ट में। अगर आपने उसको देखा होगा तो आपको पता होगा, अगर नहीं देखा तो ये डायग्राम आपको दिख रहा होगा, इसमें भी आप देख सकते हो। देखिए एमनियोसेंटेसिस क्या है, किसी फीटस का सेक्स डिटरमाइन करना उनके क्रोमोसोम के पैटर्न के अकॉर्डिंग, इसी को एमनियोसेंटेसिस कहते हैं। तो इस टेस्ट को करने के लिए एमनियोटिक फ्लूइड निकाला जाता है उस डेवलपिंग एम्ब्रायो का, उस फ्लूइड को चेक किया जाता है, उसके अंदर क्रोमोसोम के पैटर्न्स को जज करके पता लगाया जाता है कि XX है या XY। आपको शायद पता होगा, अगर XY होगा तो वो मेल होगा और XX होगा तो वो फीमेल होगी। तो इसके अकॉर्डिंग ये एमनियोसेंटेसिस किया जाता है और बताया जाता है कि वो चाइल्ड क्या है, मेल है या फिर फीमेल है। इन द 14th और 15th वीक ऑफ प्रेगनेंसी, with the help of long surgical needle, amniotic fluid is taken out from the uterus. In this liquid, few cells of embryo are present।
इस एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर कुछ लिक्विड होते हैं, उस लिक्विड के अंदर बहुत सारे सेल्स होंगे उस डेवलपिंग बेबी के। तो 14th या 15th वीक ऑफ प्रेगनेंसी के दौरान उस एमनियोटिक फ्लूइड को निकाला जाएगा एक बड़े से इंजेक्शन की मदद से, और उस फ्लूइड को एग्जामिन किया जाएगा। एमनियोसेंटेसिस को बैन कर दिया गया क्योंकि देखा गया कि फीमेल फीटिसाइड जैसे केसेस बहुत ज़्यादा होने लगे थे, इसीलिए। तो हैशटैग में मैंने लिखा नोट, द प्रैक्टिस ऑफ किलिंग अ फीमेल चाइल्ड इनसाइड द वॉर्म इज कॉल्ड फीमेल फीटिसाइड, यानी किसी फीमेल चाइल्ड को वॉर्म के अंदर मार देना ही इसी को फीमेल फीटिसाइड कहते हैं। आई थिंक कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। इसी के साथ हमारा रिप्रोडक्शन चैप्टर का 4th पार्ट और पूरा का पूरा रिप्रोडक्शन चैप्टर भी खत्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।